हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वर लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, आज हम उपशास्त्री द्वितीय खंड हेतु राजस्व बंदोबस्त की नीतियाँ जो अंग्रेज़ों के द्वारा लागू की गई थी उससे संबंधित बातों की जानकारी हासिल करेंगे। बच्चों, अंग्रेज़ों ने अपने औपनिवेशिक शासन के तहत जो है भू राजस्व की 3 नीतियाँ जो है वो अलग अलग प्रांतों में स्थापित की थी, जिसमें बच्चों अस्थाई बंदोबस्त पहला जो 1793 ईस्वी में लागू किया गया था, और यह बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस खंड, उत्तरी कर्नाटक इत्यादि इन सभी भागों में मिलाकर लगभग 19% भाग इसके अंतर्गत आता था। जो अपनी बेसिक भूमि का 19% भाग इसके अंतर्गत आता था स्थायी बंदोबस्त के तहत। रैयत बाड़ी बंदोबस्त जो दूसरी व्यवस्था थी 1792 ईस्वी में लागू की गई थी। यह व्यवस्था बम्बई, असम तथा मद्रास के अन्य प्रांतों में जो है वो लागू की गई। इसके अंतर्गत औपनिवेशिक भारत की भूमि का 51% भाग आता था। तीसरी व्यवस्था बच्चों महलबाड़ी या महलबाड़ी व्यवस्था बंदोबस्त व्यवस्था, यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में लागू की गई। औपनिवेशिक भूमि का 30% भाग इसके अंतर्गत आता था। बच्चों, आज हम अस्थाई बंदोबस्त से संबंधित जो अस्थाई बंदोबस्त की क्या विशेषताएं थी इस पर चर्चा करेंगे। सरकार ने जमींदारों से सिविल और दीवानी संबंधित मामले वापस ले लिए अस्थाई बंदोबस्त के तहत। जो नीतियां लागू की गई थी उसमें इसकी विशेषताएं, पहली विशेषता, इसके अलावा जमींदारों को लगान वसूली के साथ साथ अस्थाई भूमि स्वामी के अधिकार भी प्राप्त हुए थे, और वे अपने स्वामित्व को अपने पुत्र या किसी व्यक्ति को दे सकते थे। सरकार को दिए जाने वाला लगान जो है उसकी राशि को निश्चित कर दिया गया था, जिससे कि अब बढ़ाया नहीं जा सकता था। इसके अलावा जो इसकी चौथी विशेषता थी कि जमींदारों द्वारा किसानों से एकत्र की हुई भूमि कर का 10/11 भाग जो था वो सरकार को देना पड़ता था, और शेष 1/11 भाग जमींदार अपने पास रख सकते थे। पाँचवीं की सरकार द्वारा निश्चित भूमि कर की अदायगी में जमींदारों की असमर्थता होने पर सरकार जो है उसके द्वारा उसकी भूमि का कुछ भाग बेचकर यह राशि जो है वो वसूल कर लेती थी। इसके अलावा भूमि कर की निश्चित की गई राशि के अलावा सरकार को कोई अन्य तरह का कर या नजराना जो है वो जमींदारों को चुकाना नहीं होता था। इसके अलावा किसानों और जमींदारों के आपसी विवादों में अंग्रेजी सरकार जो है वो कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, ऐसा कहा गया था। तो ये कुछ बातें जो इसके फीचर्स थे, स्थायी बंदोबस्त की जो विशेषताएं थी, इसके बारे में हमने जाना। बच्चों, वारेन हेस्टिंग के समय में ही 1777 ईस्वी में जो है उसी समय से भू राजस्व व्यवस्था को लागू किया गया था, भू राजस्व वसूलने का काम। और उस समय में ठेके पद्धति को जो है वो पंचवर्षीय रखा गया था। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस जब भारत आता है तो 1793 ईस्वी में उसने इसको अस्थाई ठेका पद्धति कर दिया था। हालांकि एक सिविल अधिकारी सर जॉन शोर थे जो इसे 10 वर्ष करने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि 10 वर्ष इसको करके देखा जाए, लेकिन कॉर्नवालिस ने उससे उसकी नहीं मानी और उससे वह सहमत नहीं हुआ था। एक अन्य बात जो बच्चों इस पर विशेष गौर फरमाना आवश्यक है कि जो अस्थाई बंदोबस्त था उसको लागू करने के पीछे कुछ कारण थे। अस्थाई रूप से राजस्व की राशि जो है तय करने पर कंपनी को नियमित रूप से ये राशि जो है वो प्राप्त होने लगी, और बंगाल विजय के समय से जो आर्थिक परेशानियां उभर कर सामने आई थी कंपनी के पास, क्योंकि बंगाल की ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था जो है वो 1770 के दशक से दयनीय तथा संकटपूर्ण स्थिति का सामना कर रही थी। और उससे पूर्व भी जब 1757 ईस्वी का पलासी का युद्ध हुआ था, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि कुछ न कुछ कारण से बंगाल जो है वो आर्थिक संकट से गुजर रहा था। जो कंपनी थी वो तो इसको दूर करने के लिए, इसके अलावा अकाल की पुनरावृत्ति हो रही थी जिसके कारण कृषि जो है वो नष्ट हो रही थी।
व्यापार भी जो है वो सही से नहीं चल रहा था, वो पतन की ओर अग्रसर था। कृषि निवेश के अभाव में क्षेत्र में जो है राजस्व संसाधन का अभाव हो गया था। तथा कृषि निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए और ज़मींदारों को विशेष क्षेत्र संपत्ति देकर राजस्व वसूल की मांग को अस्थायी रूप से करने पर कंपनी को जो है वो आर्थिक लाभ हो सकेगा, ऐसा सोच करके ये अस्थायी बंदोबस्त जो है वो लागू किया गया था। कंपनी ने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बंगाल के जो नवाब थे, राजा, तालुकदार और अन्य जिस जगह पर लागू किया गया था, क्षेत्रीय इकाई अर्थात क्षेत्रीय इकाई से संबंधित जो व्यक्ति थे उनके साथ यह बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। अंग्रेज अधिकारियों ने सर्वप्रथम इन्हें जमींदारों के रूप में विभाजित किया, क्योंकि जमींदारों के अधीन जो है अनेक गांव तथा क्षेत्र आते थे। जो वहाँ ये जमींदार जो वहाँ के छोटे राजा हुआ करते थे, तालुकदार हुआ करते थे, तो जमींदारों में बांट करके और फिर उनसे अपने उद्देश्य की पूर्ति जो है अंग्रेज़ों ने की राजस्व वसूली के जरिए। एक जमींदार के अंतर्गत आने वाले जो गांव होते थे, जो भू क्षेत्र होता था, वो उपज के अनुसार राजस्व जो है कर वो निर्धारित कर दिया जाता था और राजस्व जमा करने की तिथि तय कर दी जाती थी। उसके पश्चात जो है जमींदार अलग अलग गाँव में निर्धारित राशि के आधार पर जो है सो अमला के द्वारा राजस्व एकत्रित करवा करके कंपनी के अधिकारियों को निर्धारित तिथि पर जमा कर देता था। ऐसा ना होने पर कंपनी के अधिकारी जो है उसके द्वारा ज़मींदारों की संपदा या क्षेत्र की नीलामी भी कर दी जाती थी। अतः ज़मींदार जो है वो पूरी तरह से सतर्क रहते थे और अंग्रेज़ों को नियत समय पर नियत राशि जो है वो प्राप्त हो जाया करती थी। इससे कंपनी को जो है काफ़ी फ़ायदा पहुंचा था। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे हम इससे संबंधित इस अस्थायी बंदोबस्त को लागू करने से क्या लाभ और क्या इसके दोष थे, उस पर चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।